चले कल लास्ट बताओ क्या करके ताप गुणक हो गया ना क्या? डेफिनेशन क्या थी, परिभाषा क्या थी इसकी? किसी चालक तार का तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि या कमी क्या कहलाती है? ताप गुणांक कहलाती है। फॉर्मूला क्या था? आर टी बराबर आर जीरो ब्रैकेट 1+α0t। अरे यही तो था, आर बराबर R0 ब्रैकेट में 1+α0t, यही तो था, नहीं था क्या? चले सबका मतलब बता के गया तो सवाल हो गए थे, है ना। अब बढ़ने तापमान के प्रकार। तापमान तापमान को कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चले एक तो होता है धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। चले एक क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक ताप गुणांक। एक क्या होगा? शून्य ताप गुणांक, लगभग शून्य ताप गुणांक। चलिए धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक और शून्य ताप गुणांक। चलेगा? धनात्मक ताप गुणांक की बात करते हैं सबसे पहले। यदि किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। उसके प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऐसा ताप गुणांक क्या कहलाएगा? धनात्मक। भाई तापमान बढ़ाने पर क्या करो? प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, तो ऐसा ताप गुणांक क्या कहलाएगा? धनात्मक ताप गुणांक। कैसा ताप गुणांक कहलाएगा? धनात्मक ताप गुणांक कहलाएगा। कैसा ताप गुणांक कहलाता है? धनात्मक ताप गुणांक। चलेगी आगे। अगला कौन सा? ऋणात्मक ताप गुणांक। क्या है? सबसे पहले इसकी बात करें, धनात्मक ताप गुणांक। धातु का ताप गुणांक कैसा होता है? धातुओं का ताप गुणांक कैसा होता है? पीटीसी होता है। कैसा होता है? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोशेंट। चलेंगे धनात्मक ताप गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोशेंट। चलेंगे ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। धातु कैसा होता है? धनात्मक ताप गुणांक होता है। चलोगे ताप गुणांक इकाई मैं यहां लिख देता हूं, सबकी एक ही होती है इकाई याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लिखते ऐसे है इसको, ये इकाई होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चलेंगे आगे। तो धातु का तापमान गुणांक कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक होता है। चलो क्या अगली ऋणात्मक की बात करते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक डेफिनेशन आप खुद बता दोगे अब तो। क्या होगी? किसी का तापमान बढ़ाने पर, किसी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो ऐसा ताप गुणांक कैसा कहलाएगा? ऋणात्मक। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। चलो आगे। यानी कि एनटीसी पदार्थ कहलाते। कैसे पदार्थ कहलाते हैं? एनटीसी पदार्थ, नेगेटिव टेम्परेचर कोशेंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। बात समझ आ रही है ना मेरी? पीटीसी और एनटीसी आगे जाके इसके बारे में पढ़ोगे। चले आगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख देंगे? अर्धचालक। क्या लिख देंगे? अर्धचालक। समझा के थक गया मैं। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कमी होगी ना, ऐसे अर्धचालक है, ए चालक है। चलो आगे। इनका कैसा होता है? एनटीसी ताप गुणांक कैसा होता है? एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोशेंट। चले आगे। अगला लगभग शून्य ताप गुणांक। चले 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता।
कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसा ताप गुणांक कहलाता है शून्य ताप गुणांक, शून्य ताप गुणांक कहलाता है, शून्य ताप गुणांक। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हल्का सा परिवर्तन होता जरूर, हल्का सा परिवर्तन होता, न के बराबर परिवर्तन हो, कैसा 1 डिग्री तापमान बराबर उसके प्रतिरोध में न के बराबर, ये लिख देते हैं, न के बराबर परिवर्तन हो, ऐसा ताप गुणांक क्या कहलाता, शून्य ताप गुणांक। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखोगे यूरेका तार, किसका याद रखोगे, यूरेका तार, आपको पता है ना यूरेका तार का ताप गुणांक मैंने शून्य बताया था, लगभग कितना होता है, तांबा और निकल का क्या होता है मिश्रण, कितना होता है 60-40, कितना होता है 60-40 होता नहीं होता क्या। चलें यूरेका तार का यूज कहाँ करते हैं, यूज इसका प्रतिरोध बनाने में कहाँ करते हैं, प्रतिरोध बनाने में, रियोस्टेट बनाने में इसका यूज होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने में। यहां तक इन तीनों में कोई दिक्कत लग रही तो लगाओ। धनात्मक है तो क्या करेंगे, तापमान बढ़ा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धनात्मक ताप गुणांक में क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऋणात्मक में क्या होगा, तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध घट जाएगा, लगभग शून्य का किसमें रहेगा, यूरेका तार पर। पीटीसी पदार्थ एनटीसी पदार्थ समझ आ गए ना, पीटीसी पदार्थ जिनका ताप गुणांक कैसा था, धनात्मक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोशेंट, नेगेटिव में क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उतारो फिर चलते। खाली किस्मत से जॉब नहीं होती भाई, जॉब का मतलब क्या होता है पता है, सरकारी जॉब का फॉर्मूला क्या होता है, मेहनत प्लस डबल किस्मत। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत करने के बाद आपकी किस्मत भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपको जॉब लगेगी। कई बार आपको सारा आता है लेकिन पेपर जब देने बैठते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं आते जो पढ़ के जाते हैं। और कई बार क्या होता है, एक लड़का ना 6 महीने से पढ़ रहा है, जो पढ़ता है वही आ जाता है, और 4 साल से पढ़ रहा है लेकिन वो पेपर देने बैठता है, उसका पेपर नहीं अटेम्प्ट हो पाता, होता है बहुत कुछ। अपन तो आगे चलते हैं, अगला जो पढ़ोगे, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। एक तो है श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज। दूसरा होता है समांतर, कैसा होता है, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। और तीसरा जो होता नहीं है, इन दोनों को मिला के बना दे, मिश्रित क्रम, कैसा होता है, मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम, मिक्सर होता है। चले आगे, सबसे पहले बात करें श्रेणी क्रम की, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कैसे होता है। सबसे पहले डायग्राम, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल, चले ये प्रतिरोधों का सिंबल है। ये मैंने मान लिया R1 है, ये क्या है R2 और ये क्या है R3 है। ये कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम, कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम है। देखो परिभाषा बनाता कैसे बनाई, प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा को गुजरने के लिए, किसको गुजरने के लिए, धारा को गुजरने के लिए भी केवल एक मार्ग उपलब्ध हो, केवल एक मार्ग उपलब्ध हो, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ से धारा दे दूंगा तो धारा इसमें से 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से होकर निकलना पड़ेगा, रास्ता एक ही है ना इसके पास। अगर मैं बीच में से अगर इसको हटा दूं क्या धारा आगे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें धारा को गुजरने के लिए कितने रास्ते चाहिए, केवल एक रास्ता होता है। कितना रास्ता होता है, एक रास्ता। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन बनाते देखो, इस संयोजन में कौन सा संयोजन है, ये श्रेणी संयोजन में, यानी कि इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित किया जाता है या जोड़ा
जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? जाता है। मैंने कहा सर समझा नहीं। किसी भी प्रतिरोध दो सिरे हैं, देखो इससे पहले का कितना है, एक ये सिरा रहा, एक ये सिरा रहा, नहीं क्या? वैसे दूसरे का कौन सा था, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, नहीं है? अब देखो इसको जुड़ा कैसे गया, पहले का अंतिम सिरा है, दूसरे का क्या है, प्रथम सिरा, नहीं हो गया क्या? ऐसे तो जोड़ा गया। अब देखो दूसरे का कौन सा है, अंतिम सिरा, तीसरे का कौन सा है, ऐसे तो कनेक्शन होंगे ना, पहले प्रतिरोध का अंतिम, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ऐसे संयोजित करने पर कौन सा परिपथ तैयार होगा आपके पास, श्रेणी संयोजन। कौन सा संयोजन तैयार होगा, श्रेणी संयोजन। अगली खास बात, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्रम में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि आरटी, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने हैं जोड़ दो। श्रेणी क्रम में कितने तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे के सारे जितने हैं उनको जोड़ देते, एक साथ जोड़ देंगे। चले आगे। अब एक बात बताओ, श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध और मोस्ट लाइन है, ध्यान रखना। मान लो ये 2 ओम का, कितना ओम का, 2 ओम का, ये कितना ओम का है, एक बार मान लेते हैं अपने से, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का और ये 4 ओम का है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, 4 3 7 2 9 होगा, होगा कि नहीं होगा? चले, इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध कितने मान का, उससे हमेशा मान ज्यादा आ गया, उससे मान हमेशा क्या आएगा, ज्यादा नहीं आएगा क्या? जैसा अभी कितना आया 9, 4 से ज्यादा ही है, हटाओ इसको, 6 7 8, कुल प्रतिरोध का मान कितना है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल प्रतिरोध कितना होगा 21 ओम, सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना ओम का, उससे ज्यादा ही है। तो याद रखना, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान, का मान, का मान सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से ज्यादा होता है, सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से ज्यादा आएगा, हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। श्रेणी क्रम में का कुल प्रतिरोध का मान सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से हमेशा अधिक आएगा, अधिक आएगा। ये लाइन समझ आ गई ना मेरी, तो समझाना चाह रहा हूं। चलिए आगे, अगली खास बात, श्रेणी क्रम में या इस क्रम में, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों पर, सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान, किसका मान, धारा का मान समान होता है, धारा का मान बराबर होता है, बराबर होता है। सप्लाई में जितनी करंट जाएगी उतनी ही उसको मिलेगी। मतलब क्या लिखेंगे, टोटल जो करंट होगी वही किसको मिलेगी, I1 मिलेगी, वही बराबर किसको होगी, I2 के, वही बराबर किसको होगी, I3 के। मतलब मान लो अगर R1 को कितना एम्पीयर मिल रहे, 2 एम्पीयर, तो R2 को भी कितना मिलेगी, 2, R3 को भी कितना मिलेगी, तो सप्लाई में करंट कितनी होगी, 2 ही होगी। तो सप्लाई करंट की क्या होगी, सबके बराबर होगी। लाइन समझ आ गई क्या मेरी? अगर करंट बराबर है तो अलग कौन चलेगा, वोल्टेज। भाई अगर सभी प्रतिरोध पर किसका मान बराबर है, करंट का, किसका मान बराबर है, करंट का, तो अलग अलग कौन चलेगा, वोल्टेज। तो याद रखेंगे, कौन सा क्रम पढ़ रहे हो आप, श्रेणी क्रम। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान, किसका मान, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कैसे निकालोगे अलग अलग के लिए, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश डैश। अगर टोटल वोल्टेज निकालने कैसे निकालोगे, इसमें मान लो 3 वोल्ट है, इसमें 5 वोल्ट है, इसमें 10 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 3 5 8, 8 और 10 18 वोल्ट। टोटल वोल्टेज 18 नहीं आ जाएगा क्या? किसी 2 का वोल्टेज देके तीसरा का भी तो पूछ सकता है। सारी की सारी इंपोर्टेंट लाइन है। सबसे पहले तो इसके अंदर याद रखोगे, धारा गुजरने के लिए केवल एक रास्ता है। कितना रास्ता है, एक रास्ता है। चलो उनके आगे दूसरी का, इस श्रेणी क्रम टोटल प्रतिरोध कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सभी प्रतिरोधों पर किसका मान हमेशा किसका अधिक रहेगा, इसका आंसर जो आएगा हमेशा सबसे बड़े प्रतिरोध से ज्यादा ही आएगा।
श्रेणी क्रम में किस सभी प्रतिरोध किसका मान बराबर होता है, धारा का या वोल्टेज का? धारा क्या चलेगी, सब पे बराबर, जबकि वोल्टेज क्या चलता है, सब पे अलग अलग चलता है। वोल्टेज सबका क्या होगा, अलग अलग हो। यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी। अगली खास बात, इस क्रम का यूज कहीं देखा है क्या आपने? सजावटी लैंपों में नहीं होगा क्या? सजावटी लड़ियों में, लैंपों की लड़ियों में, सजावटी लैंपों की लैंपों, अरे लिख जा भाई, लैंपों की लड़ियों में, लड़ियों में आपके जितने सर्किट है ना, सीबी सर्किट ब्रेकर श्रेणी क्रम में लगता है। हमेशा किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम। जैसे एमसीबी सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगेगी, ईएलसीबी सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगेगी। चले आगे अपन पढ़ेंगे आगे जाके, एबीसीबी सीबी सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे बहुत सारे। वो सारे सर्किट ब्रेकर किस क्रम में लगते हैं? श्रेणी क्रम में लगते हैं। चले कि आगे, यहां तक को दिक्कत समझ लग रही है तो पूछ लो। सभी पर प्रतिरोधों का मान कैसे होगा, टोटल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, हो जाएगा ना? यहां तक को दिक्कत समझ परेशानी। अगली खास बात देखो, मोस्ट ये लाइन याद रखना, यदि यदि सभी प्रतिरोध एक ही मान के हैं तो कुल प्रतिरोध RT बराबर निकलेगा N डॉट R से, जहां N बराबर शॉर्ट ट्रिक है ये, N बराबर होगा प्रतिरोधों की संख्या, R का मतलब होगा एक प्रतिरोध का मान। अब बात सुनो, जैसे मैंने यहां लिख दिया, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, सभी एक ही मान के है कि नहीं? पहले इससे फॉर्मूले से करके देखो कितना वैल्यू आएगा। 9 आएगा, नहीं आएगा क्या? आपने क्या लिखा, पहले 3 यहां लिखा, फिर यहां लिखा, सब एक ही मान के ना। तो देखो N डॉट R लगाते हैं, N का मतलब टोटल प्रतिरोध कितने, ऊपर कितने हैं? 3 है ना, संख्या में कितने हैं? 3। एक प्रतिरोध कितना ओम का है? 3 × 3, एक लाइन नहीं होगी 9। तो सब सारे अगर एक ही मान गए, एक ही मान गए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? N डॉट R, वरना तो आपको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा क्या? ये याद रखना, सभी प्रतिरोध धारा का मान क्या चलता है? समान। वोल्टेज का मान क्या चलेगा? सब पे अलग अलग चलेगा। तो वोल्टेज भी निकालनी पड़ेगी अलग से अपने को, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, हो जाएगा ना? तो इतना उतारो फिर चलते हैं। चले, श्रेणी क्रम हो गया ना? अगला क्रम कौन सा है? समांतर क्रम, पैरेलल बोलते, क्या बोलते हैं? पैरेलल। डायग्राम बनाते पहले इसका। ये सब R1 R2 3 और R4। चले आगे, ये डायग्राम है समांतर क्रम का। देखो डेफिनेशन क्या होगी, वह प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें धारा को गुजरने के लिए, किसको गुजरने के लिए? धारा को गुजरने के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो, एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो, ऐसा क्रम क्या कहलाता है? ये पता नहीं, हाल पता नहीं सर। कौन है ये बिना संस्कार वाला आया हुआ, पता है कोई? ये जो ऐसा करता है ना, पता है, घर से यहाँ पे जब आप मेरे पास आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जब मेरे पास आ रहे हो ना आप, तो मैं आपको क्या पढ़ा, खाली शिक्षा दे सकता हूँ, एजुकेशन ज्ञान दे सकता हूँ जो चल रहा है। संस्कार पता कहाँ से सीखता है? ये काम होता है घर वालों का दे के भेजना, माँ बाप सिखवाता है ये चीज। संस्कार नहीं, इसका मतलब आपके माँ बाप की बेइज्जती करवा रहे हो आपको, बाकी तो कुछ समझदार हो। चले अब देखो, धारा को गुजरने के लिए कितने मार्ग चाहिए? एक से अधिक। अब देखो धारा जब यहां से जाएगी तो इस पॉइंट पे पहुंची, तो इधर भी जा सकती है, इधर भी तो जा सकती है। अगर बाई चांस यहां से टूट गया तो धारा ऊपर से जाकर बाहर नहीं निकल जाएगी क्या?
अगर यहां से टूट गया तो यहां से भी तो आ सकती है, तो धारा को गुजरने के लिए कितने मार्ग है? एक से अधिक है। चले आगे। या प्रतिरोध का प्रथम सिरा, प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक तरफ तथा दूसरा सिरा दूसरी तरफ संयोजित किया जाए तो ऐसा संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो, इसका प्रथम सिरा है, इसका भी प्रथम है, प्रथम तरफ एक तरफ कर दिया और लास्ट वाला एक तरफ कर दिया। चल गया। या करके एक डायग्राम ये बना लो, एक मेरा ये डायग्राम, एक ये मेरा, एक ये। देखो प्रथम सिरा एक तरफ जोड़ दिया, दूसरा सिरा एक तरफ जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया क्या? इस प्रकार बना संयोजन क्या कहलाएगा? समांतर संयोजन। चले आगे। अगली खास बात, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध यानी कि RT कैसे निकलेगा? 1/RT निकलेगा R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश अपॉन में चला जाएगा। चले आगे। अगली खास बात, मान लेते हैं ये मेरा पहला प्रतिरोध कितना ओम का है? 2 ओम का। दूसरा कितना ओम का? और तीसरा भी 2 ओम का। कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा इसका? 1/RT बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे ना सबका, सीधा थोड़ी जुड़ेगा, वरना जोड़ दो। आधा 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 कर लो भाई, आधा रुपए ये, आधा रुपए बोल दो, ये भी कितना? आधा 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 कितना हो गया? 1 आधा हो गया, 1.5 रुपए आंसर आएगा इसका। नहीं आएगा क्या? करके देखते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 2 से 2 फिर गया, बचा कितना? 2 से 2 कट गया, बचा कितना? कितना आ गया? 3 ये वैल्यू किसकी है? 1/RT की। 1 टोटल रजिस्टेंस निकालना है, तो क्या निकालेंगे? इसको उल्टा करेंगे ना, तभी तो RT निकलेगा। इसको उल्टा करेगा तो RT हो गया, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। 2 फिर इसको आंसर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.666। नहीं आएगा क्या? सर इतना क्यों करवाया? हालांकि न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे। मेरा कहने का मतलब जो इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो देखो कितना है। सबसे छोटा जो प्रतिरोध उससे भी क्या आएगा? कम। उसमें क्या था? सबसे जो बड़ा था उससे भी क्या आता था? ज्यादा। इसमें खास बात क्या हुई? जो जितना प्रतिरोध सबसे छोटा हो उससे भी मान क्या आएगा? हमेशा कम आएगा। तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे यानी कि कम मान वाला। छोटे का मतलब क्या है? आकार में छोटा नहीं, कम वैल्यू वाला। सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है, ये लाइन पढ़ने पड़ेगी ना। अगली खास बात, इस संयोजन में, कौन सा संयोजन है ये? समांतर संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान होता है। किसका मान समान होता है? वोल्टेज का मान समान होता है, यानी कि बराबर होता है। यानी कि क्या लिख लेंगे? VT बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। जितना आप सप्लाई में दोगे और साफ चले। सभी प्रतिरोधों पर किसका मान बराबर चलता है? वोल्टेज का। तो अलग किसका चलेगा? इस संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधों पर क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? तो कैसे निकलेगा? IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। श्रेणी क्रम का जस्ट उल्टा नहीं चल रहा क्या? ये श्रेणी क्रम का जस्ट क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। चले आगे। इसका यूज कहां करते हो आप? घरेलू वायरिंग कहां करते हैं? घरेलू वायरिंग और में करते हैं। चले आगे। यदि सभी प्रतिरोध
प्रतिरोध एक ही मान के, कितने मान के, एक ही मान के है तो कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध आर टी कैसे निकलेगा, एन डॉट आर, किससे निकलेगा, एन डॉट आर से नहीं, आर बटा एन, आर बटा एन से निकलेगा, कितने का, आर बटा एन से। सेम इसको करके देखे क्या, देखो आर का मतलब क्या था, एक प्रतिरोध का, एक प्रतिरोध किस मान का है, 2 का है कि नहीं है, और कितनी संख्या में, 3 है ना, काटा पीटी करो 0.6 ही आएगा। इतना करने से बता इतना में आंसर नहीं आगे क्या, अगर हाँ सबसे कम वाले से कम ही आएगा हमेशा आंसर इसका। तो टोटल प्रतिरोध देखो, या तो ऐसे निकालना था, ये तो कब काम करे जब सारे प्रतिरोध अलग अलग हो, सारे एक ही मान के तो निकल तो इससे भी जाएगा, लेकिन अगर जल्दी निकालना तो आप क्या लगोगे, आर बटा एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर बटा एन लगाएंगे। चलेगी आगे, इतना उतारो फिर चलते। बस बस बस, इनका नाम है ना हिमांशु है, क्या नाम है, हिमांशु। आपकी तरह यही इन्होंने भी आईटीआई की है, डिप्लोमा भी किया वैसे तो इन्होंने अभी एक पेपर क्रैक किया है बार्क का, किसका, इधर हो आप, बार्क का पेपर क्या किया है अभी क्रैक किया इन्होंने, कल जो लिस्ट जारी हुई है बार्क वाली उसके अंदर इनका नाम आ गया, चाहो तो चेक कर लेना, 21 नंबर में मिलेगा इनका। एसटी कैंडिडेट के हैं, किस कैंडिडेट किस कैटेगरी से ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा मेहनत करने से, कंटिन्यू मेहनत की है इन्होंने, ये नहीं कि आपने 2 महीने लगा के रात दिन एक करके इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने कई टाइम से कंटिन्यू लगे हुए, साल भर से क्या लगे हुए हैं कंटिन्यू। एक बार में आप एक साथ खा रहे हो, इससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा करके खाओ, वो ज्यादा पचेगा, ज्यादा टाइम अच्छा मिलेगा इससे। बार्क नाम सुना है क्या, भामा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है, इनके अंदर अभी इनकी है, अब इनके थोड़े दिनों में ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। बाकी सब तो क्या करते हैं अपने दूसरी वैकेंसी में चले जाते हैं, कोई पटवारी में, कोई पुलिस में, इनके अंदर इन्होंने अलग लाइन चूज की है। जब अपने आईटीआई वालों के लिए अलग से क्षेत्र बने हुए हैं उसमें जाना चाहिए ना, भीड़ कम होती है, कंपटीशन कम होता है, जॉब जो लगेगी वो सेंटर लेवल की लगती है, किस लेवल की लगती है, लगती है अच्छी खासी तनख्वाह होगी, थोड़े टाइम बाद ये 4 व्हीलर में आएंगे यहाँ से मिलने के लिए। इनको बुलाने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग इनकी तरह मेहनत करो, ताकि कम उम्र में क्या लग जाए, माँ बाप का सहारा बन जाओ। एक यार नौकरी 30-35 साल की उम्र में लग रहे हैं, एक 24-25 साल 23 साल की उम्र में नौकरी लग रहे हैं, नौकरी करने का मजा तो तभी है, 40 साल में लग रहे हो नौकरी, 60 साल में रिटायर हो गए, क्या मजा आया, कम उम्र में लगने में ही मजा है। समझ आई मेरी बात, बाकी तो ये है, कुछ पूछना इनसे पूछ लो। चलो बाकी मेहनत करना।